साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, 13 दिसंबर और 4 जनवरी को जो बीपीएससी का पेपर हुआ है, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। ठीक है। और ये 7 जनवरी को सुनवाई है। अब जो होना होगा कोर्ट से ही होगा। उम्मीद है कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है। खैर, हम लोग फिर से प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं। प्रीलिम्स में फुली ही कंसेप्चुअल है। ठीक है। ये कंसेप्चुअल इसलिए कि यूपीएससी जो 2025 में जो अपीयर होंगे उनके लिए बेहतर रहेगा। और बीपीएससी में कंसेप्ट ही क्लियर कर लेते हैं पहले। फैक्ट तो 1 महीना का खेल है। आराम से रटो, जो एग्ज़ाम के 1 डेढ़ महीने पहले फैक्ट रटा जाएगा आराम से। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज है। इसकी कॉपीराइट विजन आईएएस के पास ही है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, @PCS यात्रा। ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ठीक है। पता है 42वें संविधान संशोधन को भी एक मिनी संविधान ही कहा जाता है। कौन कौन सा जोड़ा गया था? एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष। ये दोनों नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये दोनों नहीं होगा। और एक अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो देखिए कहाँ कहाँ ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष है। एक और दो। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कौन गलत है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है ना, सही नहीं है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। अपने पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके इसने 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त कर दिया था। ऐसा है ही नहीं। पहले सत्र में कि पारित करे और 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी ने इसे संप्रभु निकाय माना था। ये भी कथन गलत है। महात्मा गांधी ने संप्रभु निकाय नहीं, ये महात्मा गांधी ने बताया था कि किसी अन्य द्वारा निर्मित निकाय है, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण ही हुआ था कैबिनेट मिशन द्वारा, इसलिए। ठीक है। और दूसरी बात, मौलाना अबुल आज़ाद हो गया, मौलाना आज़ाद कलाम जो हो गए, अबुल आज़ाद कलाम, फिर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों के अनुसार ये संप्रभु निकाय था। संप्रभु निकाय कहने का इनका कारण था कि संविधान सभा का जो अधिकार मिला हुआ है वह भारतीय लोगों के द्वारा ही मिला है, इसलिए इसे किसी अन्य द्वारा निर्मित के कहने के बजाय संप्रभु निकाय कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ये किनका मानना था? मौलाना अबुल आज़ाद कलाम, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों का। ठीक। आगे देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है। देखिए, और उसका अध्यक्ष दिया हुआ है और संविधान सभा के समिति का नाम दिया हुआ है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। राज्य वार्ता समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये गलत है। राज्य वार्ता समिति ये थे जवाहरलाल नेहरू ही इनके अध्यक्ष थे। उसके बाद संघ संविधान समिति, इसके भी जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति, राज्य समिति यानी राज्यों से वार्ता करने की समिति, इन सबके अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी बात देखिए, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। उसके बाद फंडामेंटल राइट से रिलेटेड अल्पसंख्यक एसटीज वर्जित क्षेत्रों के लिए परामर्श समिति का भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जाते हैं? वही मूल संरचना जिसे 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस में लाया गया था, लेकिन अब तक ना ही इसे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है और ना ही संविधान में तो खैर है ही नहीं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताया जाता है कि क्या कौन सा मूल संरचना के तत्व है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल जो भी है, इसके एलिमेंट्स कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है। इसमें संसद द्वारा संशोधन करके इसको कम नहीं किया जा सकता है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या क्या है। स्वतंत्रता एवं व्यक्ति की गरिमा, सही है। संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति, ध्यान देना है, सीमित शक्ति है, सही है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष प्रारूप, ये भी बात सही है। इसके अलावा संविधान की हमेशा मान्य होगी, संविधान में सर्वोच्च शक्ति है, संविधान सर्वोच्च है। जुडिशियल रिव्यू, संविधान का संघीय स्वरूप,
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो क्या है, मूल संरचना के तत्व हैं। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा द्वारा निष्पादित या किया गया कार्य था। ठीक है, भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने के समर्थन, सही था। राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान करने अंगीकृत किया गया, ये भी बात सही है। एक राष्ट्रगीत भी ले लीजिए, ये भी अंगीकृत करने की बात संविधान सभा द्वारा ही हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन, ये भी बात सही है। यानी ये तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित पर विचार करिए। संसद द्वारा किसी भी राज्य, क्षेत्र या सीमा को परिवर्तित किया जा सकता है, सही है। राज्य का निर्माण राज्य विधायिका द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। राज्य का नाम संबंधित राज्य विधायिका द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। नाम कौन चेंज करेगा, पार्लियामेंट करेगा। ओनली राष्ट्रपति कहेगा, मतलब राज्य का विधायिका जो है ना, राष्ट्रपति को कह सकता है कि हमें नाम चेंज करना है, लेकिन यह भी राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। ओके, देखिए, ये पार्लियामेंट द्वारा ही किया जा सकता है। आर्टिकल 3 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्य या राज्यों के अन्य भाग को मिलाकर नया स्टेट कौन बनाएगा, संसद की शक्ति है ये। राज्य क्षेत्र में को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ये भी कौन करेगा, संसद ही करेगा। राज्य की सीमाओं में चेंज कौन करेगा, संसद ही करेगा। ठीक है, नाम चेंज किसी स्टेट का कौन करेगा, संसद ही करेगा। ये सब आर्टिकल 2 है, सॉरी आर्टिकल 3 के अंतर्गत कहा गया है। आइए आगे देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, संविधान सभा द्वारा शेष संविधान अधिनियमित करने से पूर्व प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया था। प्रस्तावना बाद में किया गया था। संविधान 100% जब लागू हो गया, उसके बाद में प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया था। क्योंकि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में संविधान के संपूर्ण दर्शन है, लोगों की, जो भी लोग संविधान सभा के सदस्य थे उनके विचार है, हमें प्रस्तावना को देखकर ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट में अधिनियमित हुआ था। देखिए, दूसरा कथन है, प्रस्तावना 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित प्रस्तुत किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, तो ये बात सही है। ठीक है, देखिए, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं प्रारूपित किया गया क्या, प्रस्तावना। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया। ठीक, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कुछ चीज़ें दिया हुआ है और बताना है कि ये किसके बारे में कह रहा है। यह जीवन की एक शैली है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मान्यता देती है। इन्हें त्रयी में अलग अलग रूप में नहीं मानना चाहिए। यह लोकतंत्र के किस रूप की बात कहता है, तो यह सामाजिक लोकतंत्र की परिभाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है, स्वतंत्र प्लस निष्पक्ष चुनाव और मताधिकार का अधिकार होता है, मताधिकार होता है, वोटिंग राइट, वो राजनीतिक लोकतंत्र हो गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, सभी विधि यानी रूल रेगुलेशंस प्रतिनिधि के बजाय, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स है, जैसे एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, एमपीज हो गए, उसके बजाय लोगों द्वारा जब निर्माण हो ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आर्थिक लोकतंत्र की बात क्या होती है, निर्णय की शक्ति कॉरपोरेट मैनेजर्स में नहीं होकर लोगों में होता है। किस में होता है, लोगों में होगा, तो वो आर्थिक लोकतंत्र कहा जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सॉरी, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया गया था, आधारभूत नियमों का समुच्चय प्रदान करना, जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करता हो, सरकार को समाज की आकांक्षाएं पूरी करने और एक न्याय संगत समाज के लिए स्थितियों का निर्माण करने के लिए सक्षम बनाना, यह विनिर्दिष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लाए जाने वाले अधिरोपण पर कुछ सीमाएं निर्धारित करना। ये सारे के सारे कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए आगे देखते हैं। सरकार के विभिन्न स्वरूपों के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है। परिसंघ सरकार की शक्ति स्वतंत्र राज्यों के पास होती है, ये बात सही है। जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, ठीक है, इन सारे फेडरेशंस में सरकार की शक्ति स्वतंत्र राज्यों के पास होती है, ठीक है। तो पहला कथन सही है। सरकार के एकात्मक स्वरूप में केंद्र सरकार के पास कम शक्ति होती है। आप ही समझिए ना, अगर एक एक ही चीज है, एकात्मक यानी एक ही चीज है, सबसे सारी पावर किसके पास होगी? इसी के पास होगी। जैसे कि अमेरिका में हो गया, सॉरी अमेरिका में अध्यक्षात्मक, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम परिसंघीय प्रणाली का एक उदाहरण है, सही है और एकात्मक है। वही तो ईयू का ही तो भाग है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो कौन सा? यूनाइटेड किंगडम परिसंघीय प्रणाली का एक उदाहरण है, नहीं, ये एकात्मक प्रणाली का उदाहरण है, इसलिए केवल एक हो जाएगा सही। ओके, आइए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना के संदर्भ में बताना है, कौन सा सही है? बेरूबारी यूनियन मामला जो 1960 में हुआ था, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के प्रावधान का व्याख्या का स्रोत है, एकदम सही है। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ये भी बात सही है। केशवानंद, तो दोनों सही हो गया, एक एक बात है। यहाँ देखिए, केशवानंद भारती जब केस हुआ था तो 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, मेंस में भी कहीं कहीं लिखना पड़ जाता है अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियमित होने के लिए सदन में विशेष बहुमत, एक साधारण बहुमत होता है। साधारण बहुमत का मतलब होता है जितना लोग प्रेजेंट है और जितना लोग वोटिंग कर रहा है, उन दोनों के बहुमत, यानी 50% प्लस 1, अगर इतना हो गया तो कोई अधिनियम क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। यहाँ विशेष बहुमत का मतलब पूछ रहा है। देखिए, प्रत्येक सदन के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, अभी हम लोगों ने क्या देखा? ये साधारण बहुमत होता है। प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं विधेयक के लिए मतदान करने वाले कुल सदस्यों का बहुमत, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। आगे देखिए, प्रत्येक सदन के लिए सदन के कुल सदस्यों का बहुमत एवं प्रत्येक सदन को उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का सामान्य बहुमत, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगला देखिए, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत एवं प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत, यानी कि देखिए, कुल सदस्य का बहुमत, यानी अगर 543 है लोकसभा में, तो इसका बहुमत कितना हो जाएगा? 273, ठीक, 273 ही हुआ ना, हाँ 273 हो गया, ठीक है। 272, हाँ 272, एवं प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले, मान लीजिए उपस्थित है 100, तो इसके बहुमत कितना? 51। मतदान करने वाले, उपस्थित एवं मतदान करने वाले का 2/3, इसका 2/3 कितना हो जाएगा बताइए? लगभग 67 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से इतना मतदान करने वालों की संख्या होनी चाहिए, तो जाकर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत होगा, सॉरी पास होगा। और संविधान संशोधन विधेयक के लिए ज्वाइंट सीटिंग भी, संविधान संशोधन विधेयक के लिए ज्वाइंट सीटिंग भी अलाउड नहीं है, ठीक है। और संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति ना तो वापस कर सकता है पुनर्विचार के लिए, ना ही उसको नेग्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, याद रखना ये बातें। आगे देखिए, सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, यह बात सही है। राज्य का प्रमुख मंत्रिमंडल का भाग नहीं होता है, यह बात गलत है। राज्य का प्रमुख ही मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, तो उसका भाग कैसे नहीं होगा? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसा नहीं, ऐसा भारत जैसे स्टेट में है, संघात्मक शासन में है, ठीक है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका का अंग नहीं होता है, ध्यान रखना है, विधायिका का अंग नहीं होता है, लेकिन मंत्रिमंडल का अंग होता है, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में विधि कोई और बनाता है, विधायिका अलग हो या कार्यपालिका अलग है, बिल्कुल ही सेपरेशन है। और इंडिया में क्या हो गया?
विधायिका एंड कार्यपालिका एक दूसरे के सहयोगात्मक भावना पर चलता है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी रहता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अध्यक्षात्मक प्रणाली में केवल महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के द्वारा ही अध्यक्ष को यानी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। न तो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है और न ही संसद द्वारा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक, सॉरी, आगे देखिए। संवैधानिक राजतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वह सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सम्राट की शक्ति संविधान द्वारा सीमित होती है। संविधान आता ही है चीज़ें को लिमिटेशंस के लिए। ठीक है, यानी सीमित कर दिया, यानी सरकार उससे बाहर जाकर काम कर ही नहीं सकती है। तो ये कथन सही है। राजनीतिक रूप से तटस्थ होकर सम्राट राजनीति की स्थिरता प्रदान कर सकता है। सही है, जब लिमिट हो गई चीज़ें तो उसके ऊपर अंकुश लगेगा ना। ठीक है। जापान एकमात्र एशियाई राष्ट्र है जहां संवैधानिक राजतंत्र है। नहीं, इसके अलावा थाईलैंड है, भूटान है, तो इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। ओनली 1 और 2। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। उपर्युक्त में से भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाने पर कौन सी विशेषताएं लाभ होगी? ध्यान रखना है, विशेषता दो होते हैं, एक होते हैं लाभ और एक होता है हानि। तो यहाँ लाभ के बारे में पूछ रहा है। ये तीनों इसके फीचर्स ही हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के, लेकिन इसमें लाभ वाला पूछ रहा है। स्थिर सरकार होगा, सही है। निरंकुशता पर अंकुश होगी, नहीं, निरंकुशता बढ़ेगा। जब एक आदमी में जब शक्ति जब सेंटर्ड हो जाएगा तो निरंकुशता बढ़ेगा ना। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। संकीर्ण प्रतिनिधित्व, देखिए ये बात सही है, संकीर्ण प्रतिनिधित्व होगा, ये बात सही है, लेकिन संकीर्ण जब प्रतिनिधित्व होगा तो मुट्ठी भर लोग आ जाएंगे ना, कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत कम है। अभी देखो 543 तो लोकसभा में ही है। जब संकीर्ण प्रतिनिधित्व हो जाए तो क्या पता घटकर 150 हो जाए। तो ये अच्छी चीज़ें थोड़ी ना है, ये तो खराब चीज़ें हैं। इसलिए निगेटिविटी होने के कारण यहाँ लाभ नहीं मानेंगे, तो केवल 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा, सी नंबर। ओके, आइए आगे देखते हैं। हाँ, ये एक गद्यांश दिया हुआ है, उसके आधार पे बताना है कि ये किसकी परिभाषा है। चलिए, कीवर्ड ढूंढना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। यह सरकार का एक रूप है जिसमें सर्वश्रेष्ठ नेता एक सर्वोच्च नेता होता है, जो या तो प्रत्यक्ष रूप से मानव रूप में ईश्वर, ध्यान रखना यहाँ ईश्वर की बात कर दिया, ईश्वर के रूप में अथवा परोक्ष रूप से देवता के रूप में स्थान लेता है। आमतौर पर पादरी, देखना ये सब धर्म से रिलेटेड जा रहा है, के माध्यम से शासन करता है। विधिक प्रक्रिया मतलब धार्मिक कानून हो गया। उसके बाद 1 मिनट, हाँ ठीक है, धार्मिक कानून और उपदेशों पर आधारित होता है। सरकार नागरिकों के बजाय अपने देवता की सेवा करती है। कठोर नियम और तोड़ने वालों के लिए कठोर दंड के प्राय हुए दमनकारी होते हैं। देखो हर जगह धर्म से रिलेटेड है, ये धर्मतंत्र की परिभाषा है। ठीक है, चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। स्वल्प तंत्र, स्व अल्प तंत्र, अल्प मतलब कम, स्व मतलब खुद, यानी राजनीतिक शक्ति लोगों के छोटे समूह में हो तो उसको अल्प तंत्र, स्व अल्प तंत्र कहेंगे। अभिजात तंत्र तो मतलब पता ही है, कुलीन और अभिजात वर्ग का शासन हो। ठीक है, और एक बच गया योग्य तंत्र, गुण या योग्यता के आधार पर जब निर्णय या नियुक्ति किया जाता है तो उसको योग्यता तंत्र माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर नॉर्मल सा क्या हो जाएगा? धर्मतंत्र। ओके, आगे देखिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में स्वतंत्रता शब्द के संदर्भ में ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। स्वतंत्रता का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है? नहीं, फ्रांस के संविधान से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से, सॉरी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता की प्रवृत्ति नकारात्मक है? नहीं, भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता की प्रवृत्ति दिखाई गई है प्रस्तावना में वह पॉजिटिव अप्रोच है। ठीक है, इसलिए दोनों के दोनों कथन क्या है? गलत है। तो इसलिए कौन हो जाएगा? ना ही 1 और ना ही 2। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक लोकतंत्र द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? ये मुझे हिंदी समझ नहीं आया है और ना ही इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आई है, तो इसको आंसर में से आप लोग बेटर होगा अपने से देख लीजिएगा एक बार।
आइए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किन प्रावधानों का संशोधन केवल संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा किया था? ध्यान रखना है, ओनली पार्लियामेंट और विशेष बहुमत। मूल अधिकार भी होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी होगा। ठीक है, एक और दो हो गया, तो जहां जहां एक दो है उसको लीजिए पहले। ये हो गया, ये कट गया और ये भी कट गया। अब देखना है चार होगा कि नहीं होगा। संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति, तो ये तो विशेष बहुमत द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा संविधान संशोधन भी तो हुए है, जैसे 352 हो गया, 356 हो गया। अगर इसमें अगर संशोधन करना हो तो उसके लिए तो कम से कम आधे राज्य की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए संविधान संशोधन करने की शक्ति केवल संसद में यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ओनली बोथ हाउसेस नहीं होगा, कुछ में कम से कम आधे राज्य की सहमति की आवश्यकता होगी, इसलिए चौथा कथन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो 4 नंबर भी कट गया। आंसर हो गया कौन? ओनली 1 एंड 2। लेकिन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को अधिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, ये तो साधारण बहुमत से ही किया जा सकता है। ठीक है, राज्यों के विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन तो साधारण विधेयक से ही है। ठीक है, ये राज्य एक संकल्प मतलब अपने यहाँ पारित करेगा और संसद साधारण बहुमत से उसको स्वीकार कर लेगा, यही चीज़ें होती है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित सीमाओं में से कौन सी भारत में संसद के शक्तियों पर आरोपित की गई है? लिखित संविधान है जो सरकार की निरंकुशता से बचाती है, उसके बाद संघीय प्रणाली है और मूल अधिकार है, तो ये तीनों हो जाएगा। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में भारत को राज्यों के परिसंघ यानी फेडरेशन के रूप में वर्णित किया गया है? नहीं, राज्यों का संघ यूनियन कहा गया है। फेडरेशन यूएसए वगैरह के लिए आता है। ठीक है, संसद केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही भारतीय संघ में नए राज्य को प्रवेश देगा? बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 2 कहता है अगर संसद ठीक समझे, स्थिति सही है, जैसा लगे तो केवल संसद ही ऐसा कर सकती है। ठीक है, संसद के पास किसी भारतीय राज्य के नाम परिवर्तन करने की अनन्य शक्ति है, ये बात सही है, आर्टिकल 3 में कहा गया है ये बात। भारत में राज्य की सीमाओं को परिवर्तन को अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन माना जाएगा? नहीं, ये सब साधारण बहुमत से होता है, संविधान संशोधन नहीं होगा। आगे देखिए, कुछ देखिए, आर्टिकल 4 में ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 2 यानी नए राज्य या राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 3 यानी नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान के सीमा चेंज एंड उसके नाम चेंज जो भी होगा, ये चीज़ें 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखिए, अब है भारतीय संविधान में राजनैतिक न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राजनैतिक न्याय शब्द का उल्लेख किया गया है, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है, आर्टिकल 38 में 38 में है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत की संसदीय प्रणाली का आरंभ हुआ था? तो 1853 में हुआ था, जब फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल की कार्यकारी और विधायी कार्य को अलग किया गया था। 1853 के चार्टर एक्ट से हुआ था ये काम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से सरकार के गैर लोकतांत्रिक रूप है? गैर लोकतांत्रिक, तो सारे गैर लोकतांत्रिक है। देखो, राजतंत्र भी समझ रहे हैं, कुलीन तंत्र भी, प्रवृत्ति तंत्र यानी कि टेक्नोक्रेसी, धर्मतंत्र भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ऐसे हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय संविधान के अत्यधिक विस्तृत होने के लिए उत्तरदायी है? भौगोलिक विस्तार काफ़ी है और विविधता है, संविधान सभा के कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, उसके बाद देखिए केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान है, तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा बड़ा तो हो ही जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान को संसद के साधारण बहुमत, पॉइंट टू बी नोटेड, साधारण बहुमत
से संशोधित किया जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश या गठन अभी हम लोगों ने देखा, राजभाषा का प्रयोग अभी देखा। संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन, ठीक है, ये भी है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को अधिक महत्व प्रदान करना, ये सारे के सारे हो जाएंगे। तो इसके आंसर ऑल हो जाएंगे। ओके। बाकी और ऐसी चीज़ें हैं जैसे संसद में गण पूर्ति, जैसे अभी कितना है 1/10, नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण इत्यादि, ये सारी चीज़ें साधारण बहुमत से होती है। ठीक है, आगे देखिए। भारत के संविधान के संशोधन हेतु प्रक्रिया के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। यदि विधेयक संविधान के मूल ढांचे में संशोधन से संबंधित है तो राष्ट्रपति उक्त संविधान संशोधन विधेयक के लिए अपनी सहमति को रोक सकता है। देखिए, यहाँ सबसे पहले संविधान संशोधन मूल ढांचे में तो संशोधन करेगा ही नहीं सरकार, तो यहीं पे ये कथन गलत हो जाता है। और दूसरी बात, अगर संविधान संशोधन कोई विधेयक होता है तो राष्ट्रपति ना ही उसे वापस कर सकता है कि आप फिर से पुनर्विचार करिए, ठीक है, और ना ही उस पर अपनी सहमति रोक सकता है। ठीक है, इसलिए ये कथन तो ऐसे ही गलत हो गया। आगे देखिए। यदि विधेयक संविधान के संघीय उपबंध को संशोधित करना चाहता है तो उसे आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, संघीय से होता है तो ये तो बात सही है कि आधे आधे राज्यों, कम से कम आधा राज्यपाल, उससे ज़्यादा जो भी हो जाए, ठीक है, से विशेष बहुमत नहीं होता है, ये होता है साधारण बहुमत। इसलिए यहाँ पर दोनों कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। और साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, उपस्थित और मतदान करने वालों का मेजोरिटी। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। संघीय व्यवस्था भी लिया गया, आपातकालीन प्रावधान लिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग लिया गया, और उसके बाद राज्य की ये 1, 2 और 4, ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने की शक्ति नहीं ली गई थी। ठीक है, इसको लिया गया है कनाडा के संविधान से, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 ये रहा। ठीक है, फिर जुडिशियरी भी लिया गया है कनाडा के संविधान से। ये भी लिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ होगा, सेंटर में। अवशिष्ट शक्ति का मतलब होता है कि वैसी शक्ति जो 7वीं अनुसूची के राज्य सूची, उसके बाद संघ सूची और समवर्ती सूची, तीनों में से किसी में नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानवाद, ध्यान रखना है, जनता की प्रभुत्व हो जाएगी संविधानवाद में, सरकार सीमित हो जाएगा, सरकार अपना राइट्स मूलभूत विधि से प्राप्त करेगा, यानी एक प्रकार की लिमिटेशंस लग गई किसके ऊपर, सरकार के ऊपर। ठीक है, देखिए, यह एक ऐसी पद्धति को संदर्भित करेगा जिसके अनुसार सरकार के अधिकार एक मूलभूत विधि द्वारा उत्पन्न और सीमित होंगे। हो गया सही। आगे देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रदर्शित करता है संविधान की शक्ति, करता तो है, संविधान की शक्ति करता है, संविधान के लक्ष्य ये भी करता है, उसके बाद संविधान को अंगीकृत किए जाने की तिथि ये भी उसमें दिया हुआ है, यानी सभी का सभी हो गया है। ठीक है, आगे देखिए। भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत से भी किया जा सकता है, विशेष बहुमत से भी किया जा सकता है, संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल, संघीय वाली स्थिति आ गई। ठीक है, आगे आइए। विश्व में प्रचलित विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित लोगों में, जैसे एमएलए एमपीज में हो गए, तो ये बात सही है। आगे देखिए। चुनाव में सत्तारूढ़ दल को हराने की भी निष्पक्ष अवसर होनी चाहिए, ये भी बात सही है। प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, सही है। सरकार विधि या विनियमन द्वारा सीमित नहीं होती है, बिल्कुल भी बात गलत है, सीमित होती है, हमने अभी कई बार हम लोगों ने देखा ही, इसलिए कथन गलत है। तो क्या क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
मंत्रीगण प्रक्रिया की गोपनीयता यानी गोपनीयता का तो शपथ लेता ही है, तो ये बात सही हो जाएगा। मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, सही है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का नेता या प्रधान होता है, सही है। तो ये बात तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? संविधान सभा ने हाथी के चिन्ह को अपना मुहर बनाया था, ठीक है, ये बात सही है। ठीक है। सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, सही है। प्रेम बिहारी नारायण राजयादव भारतीय संविधान के कैलीग्राफर थे, ये भी बात सही है। तो इसका तीनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। और HBR एंगर जो थे संविधान सभा के सचिव थे, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत कर सकता है? एक मंत्री जो संसद का सदस्य न हो, एक मंत्री जो संसद का, जैसे मान लीजिए मतलब जयशंकर ही मान लीजिए नहीं है, जयशंकर अगर सदस्य नहीं है तो भी तो पेश करेगा ना, कोई मंत्री है, 6 महीने के अंदर में हालांकि लेना होता है उसको सदस्यता, फिर भी नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं करेगा भाई? महान्यायवादी बिल्कुल भी नहीं, महान्यायवादी ऐसा कर ही नहीं सकता है, ठीक है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेगा, ज्वाइंट सीटिंग में भाग ले सकता है, सिर्फ बैठेगा और बोलेगा, लेकिन 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 क्या है, वोटिंग राइट में भाग नहीं लेगा। ध्यान रखना, ये बैठ तो सकता है, हर काम कर सकता है, लेकिन वोटिंग राइट में भाग नहीं लेगा। कौन? महान्यायवादी। ओके, आगे देखिए, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के भाग है? इसके तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, सही है, 1926 में किया गया था। प्रथम बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव आरंभ हुआ, ये भी बात सही है। इसने दलित वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि, नहीं, सांप्रदायिक तो 1909 में आया था। बाकी इसने सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियंस के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया, न कि दलित वर्ग के लिए। इसने प्रांत में द्वैध शासन लाया, सही है। और सेंटर में द्वैध शासन किससे आया था? सेंटर में द्वैध शासन किससे आया था? किससे आया था? 1935 से आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। देखिए कहाँ है, ये रहा, ठीक है। आगे देखिए, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा। धर्म और राज्य के मध्य स्पष्ट पृथकत्व है, नहीं। जहां पॉजिटिव चीजें होती है, ठीक है, वहां धर्म और राज्य धर्म में हस्तक्षेप करता है। तो ये पहला कथन ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब एग्जाम में क्या करेंगे, आराम से 2 नंबर इसको मारेंगे और निकलेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पढ़ लेते हैं। यह न केवल व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता से भी संबंधित है, सही है। धार्मिक सुधार लागू करने के लिए सरकार धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करती है, सही है। इसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है पहला स्टेटमेंट का, ठीक है। 2 और 3 हो गया। आगे आइए, भारत में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किस ओर संकेत करती है? धर्म और राज्य अनिवार्य रूप से पूर्णतः पृथक होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में कुछ भी कंप्लीट तो है नहीं, ये ऐसे ही सुनकर गलत हो जाएगा, ठीक है। दुनिया में कुछ भी सॉरी दुनिया में कुछ भी कंप्लीट नहीं है, ये सुनकर ही ऐसे ही गलत हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये कथन गलत हो गया। आगे देखिए, व्यक्ति और समुदाय दोनों को धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सही है। तो केवल 2 हो जाएगा, ठीक। आगे आइए, भारत को राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों के यूनियन के रूप में बताया गया है, क्यों वर्णित किया गया है ऐसा? भारतीय संघ राज्यों के मध्य समझौता का भाग है, नहीं। अगर समझौता का भाग होता ना
तो क्या कहते हैं उसको, परिसंघ यानी फेडरेशन कहते। और यही कारण है कि अमेरिका को क्या कहा जाता है, अमेरिकी परिसंघ यानी अमेरिकी फेडरेशन कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका राज्यों के मध्य समझौता का ही एक परिणाम है। ठीक है। दूसरा देखिए, इसलिए कथन गलत हो गया। यानी जब ये राज्यों के मध्य समझौता का परिणाम रहेगा तभी तो फेडरेशन कहेंगे ना। ऐसा तो है ही नहीं भारत में, तो क्यों कहेंगे फेडरेशन। इसलिए यूनियन है भारत में। ठीक है। क्या है भारत में, भारत में यूनियन है। ओके। देखिए आगे देखिए, राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ये बात सही है, क्यों होगा अलग भाई। तो इसलिए कथन दो एक ही हो जाएगा, केवल दो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया था। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब समझिए क्या होता है। वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या अधिक का विभाग का प्रभार बनाया गया, उसको क्या कहेंगे, पोर्टफोलियो वाली स्थिति कहेंगे। और वही सदस्य अपने विभाग के मामलों पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करेगा, यानी वही पोर्टफोलियो की भाग है कि यानी कि वायसराय की परिषद में एक सदस्य को सरकार के एक या अधिक विभाग दे देना। मतलब हम एक आदमी है जिसको सरकार में एक से अधिक डिपार्टमेंट दे दिए गए, सीधी सी बात है। पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है। तो ये आया था 1861 से आया था। ठीक है। 1859 में ही बन गया था, लेकिन 1861 के एक्ट से इसे मान्यता दिया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। बहुमत प्राप्त दल का शासन, वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। ये बात सही है। और कुछ है, भारतीय संसदीय प्रणाली की ये विशेषता है। और भी कुछ है, जैसे नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होगा, ऐसा तो उसे क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है। पीएम और सीएम का नेतृत्व या फिर सीएम का नेतृत्व होगा। निम्न सदन यानी लोकसभा या फिर विधानसभा का विघटन होता है। आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन और रह गया, 9 क्वेश्चन और है, देख लेते हैं ना। संविधान सभा के संदर्भ में कथन पर विचार करना और बताना है कौन सा सही है। यह पूरी तरह संप्रभु निकाय थी। देखिए, अभी महात्मा गांधी ने इसे संप्रभु नहीं बोला था, लेकिन ये था संप्रभु ही। ये बात ध्यान रखना है। भले ही महात्मा गांधी ने नहीं कहा, लेकिन था तो संप्रभु ही। जैसे जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने माना था कि हमें भारत के लोगों से ही अधिकार मिला है, तो ये संप्रभु निकाय हुआ। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था नहीं, ये कैबिनेट मिशन द्वारा बनाया गया है, इसलिए किसी अन्य द्वारा बनाया गया निकाय होगा। लेकिन था तो संप्रभु ही ना, इसलिए संप्रभु निकाय था। वह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी और बदल सकती थी। बिल्कुल सही, तभी संप्रभु तो है ना ये, क्योंकि हमारा अपना है। रियासत कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई थी, ऐसा नहीं है। इसलिए तीसरा कथन गलत हो गया। ऐसा कुछ है ही नहीं बात है। 1 और 2 सही हो गया, तो क्या आंसर हो जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में ने निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत में पहली बार, पॉइंट टू बी नोटेड, पहली बार ऐसी चीज़ें जब आने लगे ना, पहले नोट कर लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, एकदम सही है। भारत के राज्य सचिव का नया पद, ये कब आया था, 1858 के एक्ट में आया था ये। ठीक है। इसलिए 3 गलत। जैसे ही 3 गलत, ये भी खत्म, ये भी खत्म, एक सही है। सही है। दूसरा देख लेते हैं, वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नाम निर्देशन, सही है। तो 1 और 2 हो जाएगा। और 1858, तो आंसर क्या हो गया इसका, केवल 1 और 2। आगे देख लिए, 1858 के एक्ट से को क्या कहा जाता है, भारत के सुशासन हेतु एक्ट का नाम दिया गया है।
जो कहीं से सुशासन नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष कब आया था? 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। चलिए, सही है, सब स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था, सही है एकदम, ठीक है। भारतीय संविधान में समाविष्ट पंथ निरपेक्षता की अवधारणा राज्य एवं धर्म को पूर्ण रूप से पृथक करता है। बिल्कुल भी नहीं, ये पंथ निरपेक्षता ही में ही सकारात्मक भावना छिपा है कि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो स्टेट स्टेट क्या करेगा? स्टेट उसमें पॉजिटिवली इंटरफेयर करेगा। ठीक है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा? ये कथन गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मनवेंद्र नाथ यानी एम एन रॉय संविधान सभा का विचार प्रस्तुत करने वाले पहले व्यक्ति थे। सही है। यह वेवेल प्लान द्वारा तैयार योजना पर आधारित है। बिल्कुल भी नहीं, कैबिनेट मिशन के आधार पर तैयार किया गया था संविधान सभा। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित हुए थे। सही है। तो 1 और 3 हो जाएगा केवल आंसर इसका। कौन? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। भारत सरकार भारत के राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमा बढ़ा सकती है। याद कर लेते हैं, यहाँ पर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की बातें यहाँ आ जाएगी। ठीक है। किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देकर भारत के राज्य क्षेत्र को क्षेत्रीय सीमा को बढ़ाएगा। मैंने हमारा अभी मान लो एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो अब कितना हो जाएगा? ज़्यादा होना है, यहाँ बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान करके, अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान कर देंगे तो क्या हमारा एरिया बढ़ेगा? नहीं ना बढ़ेगा, वो तो उतना ही रहेगा। पहले इतना था तो अब भी तो इतना ही रहेगा, क्योंकि हम बस नाम ही तो चेंज किए हैं, उसके प्रारूप ही तो चेंज किए हैं। इसलिए एक कथन गलत हो गया। तो जहाँ जहाँ एक है कट करेंगे, अपने आप आंसर निकल के आ गया 2 और 3। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। बाकी आगे देख लेते हैं। अधिपत्य द्वारा हराकर नया क्षेत्र प्राप्त करें। मान लो हमने नेपाल को खत्म ही कर दिया, एकदम निस्तानाबूद ही कर दिया, अपने में मिला लिया, तो अपना ही हो गया। ठीक है। दूसरे राष्ट्रों से उपहार स्वरूप भूमि मिलेगा तो भी हो जाएगा, और अधिग्रहण भी करेगा तो भी हो जाएगा। जिसे अभी तक किसी भी शासक द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया हो उसे अपना ले लीजिए। जैसे होता है ना कहीं डिस्प्यूट, मतलब दो देशों के बीच में कुछ पॉइंट होते हैं जिस पर ना ही ये भी अपना आधिपत्य जताता है ना ये जताता है, तो मान लो कि हमने ले लिया तो हमारा हो गया। ये अधिग्रहण की बात कर रहा है। और दूसरा क्या होता है, इंटरनेशनल लॉज द्वारा अगर आपको मान्यता प्राप्त विधि से विदेशी क्षेत्र से अगर मिल गया तो उससे हमारा राज्य क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। 1833 के चार्टर एक्ट के लागू होने से घटित हुआ क्या? बम्बे और मद्रास के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित किया गया। सही है। ओके, आगे देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक निकाय का गठन, पता है ये नहीं हुआ था 1833 से, ये हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक है, इसलिए 2 नंबर कथन गलत। जहाँ जहाँ 2 अपने आप कट हो गया, आंसर निकल के आ गया 1। ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहना है। एग्जाम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो देख लेते हैं। सिविल सेवकों का चयन और भर्ती की प्रक्रिया खुली प्रतियोगिता प्रणाली द्वारा, तो ये 1833 से नहीं हुआ था, ये हुआ था 1853 के एक्ट से। ये भी गलत, ये भी गलत, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में संवैधानिक नैतिकता शब्द के प्रयोग किया है, उसको परिभाषित किया है इस संदर्भ में। अब एग्जाम में दे देगा, देखिए। संविधान में संवैधानिक
नैतिकता को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है, गलत है। संविधान सभा द्वारा थोड़ी ना किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है। ऐसे भी स्टेटमेंट यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। आइए देखिए, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में संवैधानिक नैतिकता को परिभाषित किया है। तो संवैधानिक नैतिकता का मतलब, उसका तत्व क्या है, विधि का शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक लोकाचार, शासन की जनता की भागीदारी, ये सारी चीज़ें होते हैं। क्या हो जाएंगे, ऑल हो जाएगा आंसर, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था की गणतंत्रवादी विशेषता के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के तत्काल बाद भारत एक गणराज्य बन गया था। भारत एक गणराज्य कब बना, वो तो भारत था, लेकिन भारत एक गणराज्य कब बना, 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान 100% प्रभावी हो गया तभी तो बना। इसलिए पहला कथन गलत हो गया। जैसे ही पहला गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, अपने आप हो गया दूसरा आंसर इसका, ठीक है। फिर भी देखते हैं, आइए। गणतंत्रवादी विशेषता को फ्रांसीसी संविधान से ग्रहण किया गया, सही है। भारतीय राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारतीय राज्य का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। हम प्रत्यक्ष थोड़ी ना चुनते हैं, इसको तो हमारे द्वारा चुना गया एमपी और एमएलए, ये दोनों मिलकर चुनते हैं ना ये लोग। तो इसलिए ये कथन गलत हो गया, हम इनडायरेक्टली चुनते हैं 5 सालों के लिए। लास्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के निम्नलिखित भागों में किसमें संशोधन किया गया है। देखिए, भाग 3 में किया गया है, 21A मिलाया गया है और राइट टू एजुकेशन दिया गया है, ठीक है। ये कब हुआ था, 2002 में हुआ था। भाग 4 में भी किया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है कि वो हमारा क्या होगा, डीपीएसपी है, आर्टिकल 45 के अंतर्गत ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। भाग 4 में फंडामेंटल ड्यूटी के तहत भी दिया गया है कि गार्जियन का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को फ्री शिक्षा दिया है देने के लिए, ठीक है, 14 साल तक के लिए। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। चलिए, ये 50 क्वेश्चन ख़त्म हो गया। फिर से संडे को टेस्ट होगी, उसका भी डिस्कशन होगा। अभी मेंस भी हो रहा है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगला वीडियो होगा बीपीएससी मेंस के लिए बायोटेक्नोलॉजी पे। किस पे होगा, बायोटेक्नोलॉजी पर नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। थैंक यू।